आज हम जिस प्ले की बात कर रहे हैं वो है विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित उनकी एक और महान ट्रेजेडी किंग लियर। ये प्ले डिराइव्ड है एक लेजेंड से जो है लेयर ऑफ ब्रिटेन, एक माइथोलॉजिकल प्री रोमन सेल्टिक किंग है। और इस प्ले को जो है काफी अडेप्ट किया गया था उस टाइम पे स्टेज पे प्रेजेंट करने के लिए। और ये जिसका जो मुख्य किरदार है किंग लियर का, इस रोल को प्ले करने के लिए कई कई एक्टर्स उस टाइम पे उस रोल को प्ले करने के लिए उसकी होड़ लगी रहती थी। तो चलिए जान लेते हैं इस प्ले के कैरेक्टर्स को यानी मुख्य किरदार को। सबसे पहले कैरेक्टर है इस प्ले का टाइटल रोल, दैट इज किंग लियर। किंग लियर जो है ये ब्रिटेन के किंग है। नेक्स्ट कैरेक्टर है उनके बहुत ही डिवोटेड अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर। ये बहुत ही डिवोटेड रहते हैं किंग लियर के। और नेक्स्ट है कैरेक्टर अर्ल ऑफ केंट, जो कि बाद में अपनी डिस्गाइज में रहते हैं यानी वेशभूषा बदल के केएस के रोल में रहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है फूल का। ये फूल जो है कंटिन्यूसली किंग लियर के साथ थ्रू आउट उनको अकम्पनी करते हैं और अपने अंदाज में बहुत गहरी बातें भी कई बार कर जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है एडगर। एडगर है ग्लॉस्टर के बेटे, फर्स्ट बॉर्न बेटे हैं और मतलब लेजिटिमेट चाइल्ड है। सेकंड, हमने लेजिटिमेट इसलिए बोला कि उनका दूसरा बेटा दैट इज एडमंड, ये ग्लॉस्टर की इलेजिटिमेट चाइल्ड है यानी नाजायज बेटे हैं। अगला कैरेक्टर है किंग लियर की बेटी गॉनरिल। ये इनकी सबसे बड़ी बेटी होती है। नेक्स्ट है उनकी दूसरी बेटी रीगन। और नेक्स्ट है तीसरी बेटी जो सबसे ज्यादा उनको प्यार करती है लेकिन शायद शब्दों में बताना नहीं चाहती या मक्खन पॉलिश नहीं करना चाहती है, तो उनकी सबसे छोटी बेटी जिसका नाम था कॉर्डिलिया। नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ एल्बनी जो कि गॉनरल के हस्बैंड है। अगला कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल जो कि रीगन के हस्बैंड है। अगला कैरेक्टर है इम्पोर्टेंट ओसवाल्ड का। ये गॉनरल के स्टीवर्ड है और गॉनरल इससे काफी कुछ काम कराती है। नेक्स्ट है किंग ऑफ फ्रांस। ये कॉर्डिलिया का हाथ मांगने आते हैं और अंत तक कॉर्डिलिया के हाथ मांगने किंग ऑफ फ्रांस के अलावा भी एक और जन आते हैं, वो है ड्यूक ऑफ बर्गंडी भी आते हैं। लेकिन अंत में शादी किंग ऑफ फ्रांस ही करते हैं। जब ये जानते हैं कि कोई डाउरी या दहेज नहीं मिलेगा तो ड्यूक ऑफ बर्गंडी पीछे हट जाते हैं, लेकिन किंग ऑफ फ्रांस कॉर्डिलिया से शादी करते हैं। एक्ट वन सीन वन जो है किंग लियर के पैलेस में ओपन होता है और इसी सीन से इस कहानी का, इस प्ले का पूरा प्लॉट सामने आता है। और खुलते ही हम देखते हैं कि एक बातचीत चल रही है। कैरेक्टर्स है केंट, ग्लॉस्टर और ग्लॉस्टर का बेटा एडमंड। ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं और इनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि किंग लियर अपने राजपाट को अपनी तीनों बेटियों में विभाजित करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। तो इस तरह से किंग लियर की बात सुन के हम जानते हैं यही मेन है थीम इस प्ले का, प्लॉट है मेन प्ले का। फिर हम ये भी जानते हैं कि ग्लॉस्टर के दो बेटे हैं। सबसे बड़ा बेटा एडगर जो कि उनका जायज उत्तराधिकारी है और उनका छोटा बेटा एडमंड जो उनकी नाजायज औलाद है। लेकिन जो है ये जायज नाजायज तो ये समाज का दिया हुआ है। ग्लॉस्टर अपने दोनों बेटों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और ये ही ग्लॉस्टर की जो कहानी है, उनके दो बेटों के साथ रिलेशनशिप है, ये इस प्ले का जो है सब प्लॉट होता है। तो इन अ वे हम पूरे प्ले में देखते हैं कि कैसे किंग लेयर अपने दो बेटियों से धोखा खाते हैं या और ग्लॉस्टर, इधर सब प्लॉट में हम देखते हैं ग्लॉस्टर अपने एक बेटे से किस तरह से धोखा खाते हैं या किस तरह से ट्रीट किए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि किंग लियर सीन में आते हैं, उनके साथ उनकी तीनों बेटियां गॉनड्रिल, रीगन और कॉर्डेलिया, और साथ में उनके दो दामाद भी हैं एल्बनी और कॉर्नवॉल।
तो ये सब लोग कैरेक्टर्स आते हैं। उसके बाद फिर किंग लियर अपना बताते हैं कि वो अपने पूरे राजपाट को डिवाइड करेंगे अपनी तीनों बेटियों में, लेकिन किस प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे ये डिपेंड करता है कि उनकी बेटियां उनसे कितना प्यार करती हैं। जितना वो प्यार करती हैं उसी प्रोपोर्शन में वो अपने किंगडम को, अपने राजपाट को डिवाइड करेंगे अपनी तीनों बेटियों में। तो गॉन्ड्रिल सबसे बड़ी होती है, सबसे पहले बोलती है, वो अपने पिता से बोलती है कि मैं आपको इतना प्यार करती हूँ जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो किंग लियर बहुत खुश होते हैं सुनकर। रीगन जो बीच वाली बेटी होती है वो बोलती है कि पापा मैं आपसे प्यार करती हूँ और गॉन्ड्रिल से भी ज्यादा प्यार करती हूँ आपसे। इससे लियर और खुश होते हैं। फाइनली जो है कॉर्डेलिया का टर्न होता है अपने प्यार को एक्सप्रेस करने का, अपने पिता की तरफ अपनी रॉयल्टी दिखाने का। और जब किंग लियर उनसे पूछते हैं तब वो जवाब देती हैं कि कॉर्डेलिया बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब देती हैं। वो कहती है कि मैं आपको प्यार करती हूँ जितना एक बेटी अपने पिता से प्यार कर सकती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। फिर वो ये भी बताती है कि जो प्यार हम आपको एक बेटी की तरह करते हैं, क्योंकि आगे चलकर मेरा विवाह भी होगा, शादी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे अपने हस्बैंड को भी उतनी लॉयल्टी देनी पड़ेगी, प्यार देना पड़ेगा। तो मैं आपको उतना ही प्यार करती हूँ जो एक बेटी एक पिता से करती है। ये तर्क सुनकर किंग लियर को बहुत झटका लगता है और वो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कॉर्डेलिया ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया हो या उनसे ज्यादा प्यार नहीं करती। क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि उसने कहा था ना मैं कम करती हूँ ना ज्यादा करती हूँ, उतना ही करती हूँ जितना मुझे आपसे करना चाहिए। तो इससे उनको लगता है कि वो मुझसे उतना ज्यादा प्यार नहीं करती। वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं किंग लियर और कहते हैं कि वो उनको कुछ भी, अपने किंगडम का कोई भी हिस्सा नहीं देंगे। और वो कहते हैं अ स्ट्रेंजर टू माई हार्ट एंड मी। और ऐसा कह के उसके बाद वो अपने पूरे राजपाट को गॉन्ड्रिल और रीगन के लिए बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। केंट जो है वो एक लॉयल बंदा होता है किंग लियर के लिए। वो बीच में बीच बचाव करने की कोशिश करता है और ये उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है, कि उसको लगता है कि कॉर्डेलिया के साथ अन्याय हो रहा है। और जब वो बोलने की कोशिश करता है बीच में, तो केंट के ऊपर भी किंग लियर गुस्सा हो जाते हैं और उसको वहां से निकाल देते हैं, क्योंकि उसने कॉर्डेलिया का पक्ष लिया था। केंट के जाने के बाद वहां पे किंग ऑफ फ्रांस और ड्यूक ऑफ बर्गंडी आते हैं और दोनों ही कॉर्डेलिया का हाथ शादी में मांगते हैं। तब जब उसके बाद किंग लियर डिक्लेयर करते कि वो कॉर्डेलिया को अपनी जायदाद में से कोई भी हिस्सा नहीं देंगे, अपने राजपाट का कुछ भी नहीं देंगे। ये सुनकर ड्यूक ऑफ बर्गंडी जो है अपना रिश्ता, मतलब पीछे हट जाते हैं, एक कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये कुछ लाएगी नहीं तो ये मेरे किसी काम की नहीं। लेकिन किंग ऑफ फ्रांस जो है वो मानते हैं कि कॉर्डेलिया अपने आप में एक बहुमूल्य है, बहुत बहुमूल्य है। तो वो कॉर्डेलिया से शादी करने को तैयार होते हैं। कहते हैं कि उन्हें किंग लियर के किंगडम का, राजपाट का कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कॉर्डेलिया अपनी बहनों से मिलकर उनको, उनसे विदा लेती है, अपने पिता से विदा लेती है और फिर वो चली जाती है किंग ऑफ फ्रांस के साथ, विदा होके वहां से चली जाती है। गॉन्ड्रिल और रीगन अकेले होते हैं और वो फिर अपने असली मंसूबे को बताते हैं, हम सामने लाते हैं ऑडियंस के, कि किस तरह उन्होंने अपने पिता को बटरिंग करके अपनी तरफ किया और आगे वो क्या करने वाले हैं। एक्ट वन सीन टू में हम देखते हैं कि एडमंड इस बात से परेशान है कि वो ग्लॉस्टर के जायज नहीं वरन नाजायज बेटे हैं। वो बहुत जेलस फील कर रहे हैं एडगर से, क्योंकि एडगर जायज बेटा होने की वजह से उसको पिता का नाम भी मिलेगा, पिता का उत्तराधिकारी भी वही है, और उसको समाज में भी मान प्रतिष्ठा मिलती है, जबकि एडमंड को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तो वो ये सोचता है कि जब मैं हर तरह से एडगर के बराबर हूं तो ऐसा क्यों है कि मुझे समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। एडमंड सोचता है, आगे प्लानिंग करता है कि वो कभी भी एडगर को ग्लॉस्टर का उत्तराधिकारी, उसका वारिस नहीं बनने देगा। इसके लिए वो अपनी प्लानिंग शुरू करता है और जिसके तहत वो ग्लॉस्टर को सबसे पहले भड़काता है,
एडगर के खिलाफ, उसको एक लेटर देता है जिसको एक्चुअली एडगर ने नहीं लिखा है, लेकिन एडमंड बताता है कि एडगर ने ये चिट्ठी लिखी है जिसमें कि बताया गया है कि एडगर ग्लॉस्टर की जगह लेना चाहता है। वो कहता है कि ग्लॉस्टर अब काफी एज्ड हो गया है, बूढ़ा हो गया है और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक नहीं है। अब उसे हट जाना चाहिए और ग्लॉस्टर की जगह एडगर को ले लेनी चाहिए। ऐसा कहकर एडमंड जो है एडगर के खिलाफ अपने पिता को भड़काता है। उधर हम देखते हैं कि एडमंड यही गेम एडगर के साथ भी खेलता है और एडगर को अपने पिता के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि जब वो अपने पिता ग्लॉस्टर के सामने जाए तो अपने आप को पूरी तरह तैयार करके जाए अपनी रक्षा के लिए। उसके पास कोई ना कोई हथियार, कोई वेपन होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके पिता का कहर उस पर टूट पड़े। एडमिन के ही सोलिलोकी का ये एक पार्ट है। When my dimensions are as well compact, my mind as generous, and my shape as true, why brand they us with base? With baseness? Bastardy? Base? Base. इस तरह हम देखते हैं कि एडमंड समाज के नियमों को नहीं मानते। वो कहते हैं कि अगर मुझे जन्म से कोई अधिकार नहीं दिया जाता तो मैं उस अधिकार को छीन लूंगा। मैं उस अधिकार को अपने बुद्धि, अपनी कनिंगनेस से प्राप्त कर लूंगा, यानी कि वो ग्लॉस्टर के उत्तराधिकारी बनेंगे एडगर को हटा के। एक्ट 1 सीन 3 ओपन होता है गॉन्ड्रिल और उनके हस्बैंड ड्यूक ऑफ एल्बनी के पैलेस में। इस सीन में हम देखते हैं कि गॉन्ड्रिल अपने स्टीवर्ड ओसवाल्ड से कह रहे हैं कि वो जितना हो सके किंग लेयर को परेशान करे, ताकि वो ताकि किंग लेयर परेशान होके वहां से चले जाएं रीगन के पास। और हम देखते हैं पहले तो गॉन्ड्रिल ओसवाल्ड से पूछती हैं कि क्या जो है किंग लेयर गुस्सा हो गए थे जब तुमने अब उनके जो कंपनी कर रहा है फूल, जो किंग लेयर के साथ हमेशा रहता है फूल, उसका जब तुमने मजाक उड़ाया ओसवाल्ड, तो क्या पापा बहुत गुस्सा हुए थे? तो जो है ओसवाल कहता है हाँ ऐसा हुआ था। उसके बाद गॉन्ड्रिल, जैसे कि मैंने कहा, ओसवाल से कहती हैं कि लेयर को हमेशा हर चीज के लिए वेट करो, जब वो जो चीज मांगे उनको देर से दो, इससे वो इरिटेट होंगे। फिर वो ये भी कहते हैं कि बिल्कुल जो उनके साथ एक्चुअली किंग लेयर के साथ हमेशा 100 नाइट्स रहते हैं, 100 उन्होंने 100 नाइट्स रखे हुए थे अपने साथ, और साथ में उनके फूल जो कैरेक्टर है वो भी हमेशा रहता था। तो गॉन्ड्रिल कहती है कि जो 100 नाइट्स है उनसे वो बहुत बेहद परेशान है, इसलिए वो जो 100 नाइट्स या सोल्जर्स है उनके उसके साथ बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर, रूड बिहेवियर करे, ताकि इन सब से परेशान होके किंग लियर वहां से चले जाए। एक्ट 1 सीन 4 फिर हम गॉन्ड्रिल के पैलेस में ही है, जहां इस बार हम देखते हैं केंट, जिसे कि किंग लियर ने निकाल लिया था क्योंकि उसने कॉर्डेलिया का पक्ष लेने की कोशिश की थी। तो इस बार केंट जो है अपना वेशभूषा बदल के भेष बदल कर आए हैं किंग लियर के पास, और उन्होंने अपना नाम केस बताया है और किंग लियर उनको अपने पास रख लेते हैं। जब किंग लेयर गोंड्रिल से मिलना चाहते हैं तो उसकी उनकी जो स्टीवर्ड होता है ऑसवाल्ड, वो बिल्कुल मना कर देता है और ये कहता है कि गोंड्रिल बीमार है इसलिए वो किसी उनसे नहीं मिलेगी। उसके बाद किंग लियर के पास कंप्लेन आती है नाइट्स की, जो इन लोग कहते हैं कि उन लोग के साथ बहुत ही रूड बिहेवियर हो रहा है और इससे किंग लियर परेशान होते हैं। तब उसी वक्त जो है गॉन्ड्रिल भी आती हैं और गॉन्ड्रिल उल्टे अपने पिता से कंप्लेन करती हैं कि जो है ये नाइट्स जो हैं बहुत परेशान कर रहे हैं सबको, और ये फूल जो है जो किंग लियर के साथ है ये भी बहुत परेशान कर रहा है, इससे सबको परेशानी हो रही है पैलेस में। इसी वजह से गॉन्ड्रिल कहती है किंग लियर से कि वो अपने नाइट्स की संख्या को घटा दे, मतलब बिल्कुल आधी कर दे कम से कम। इस बात से किंग लियर बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वो तुरंत ही यहाँ से चले जाएंगे और जो है वो रीगन के पास जाएंगे, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन है कि रीगन के पैलेस में उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत और सत्कार होगा, बहुत अच्छी तरह से उनको रखा जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि गॉनरिल के सही रंग सामने आ रहे हैं, उसके जो ट्रू कैरेक्टर है वो सामने आ रहा है
और हमें पता चलता है कि किस तरह उसने किंग लियर को स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी पाने के लिए बेवकूफ बनाया था। अब वो अपने पिता को आइडल ओल्ड मैन कहती है और बहुत ही क्रुएल्टी से उनके साथ पेश आती है। और जिस तरह का व्यवहार वो किंग लियर के साथ करती हैं वो डेफिनेटली जो एक अच्छी बेटी के गुण नहीं थे जो अपने पापा से बहुत प्यार करने का दावा करती थी। एक्ट 1 सीन 5 जो है गॉन्ड्रिल के पैलेस के बाहर का सीन है जिसमें किंग लियर केंट जो कि अभी कैस के रूप में है उससे कहते हैं कि वो रीगन के घर जाके एक चिट्ठी दे के आए। जब केंट चला जाता है तो जो फूल होता है वो राजा लियर के दिल को बहलाने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता है कि किंग लियर बहुत अपसेट है। किंग लियर अपसेट क्यों है? किंग लियर अपने फ्यूचर को लेकर अपसेट है। वो सोचते हैं कि क्या उनका फ्यूचर होगा। वो उम्मीद करते हैं रीगन से कि वो उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट करेगी और लेकिन उनको अपने फ्यूचर के लिए भी डर है। वो कहते हैं ओ लेट मी नॉट बी मैड, नॉट मैड स्वीट हेवन, आई वुड नॉट बी मैड, keep me in temper, I would not be mad। किंग लियर को अपने व्यवहार के लिए भी पछतावा है जो उन्होंने कॉर्डेलिया के साथ किया है उसका पछतावा है क्योंकि वो बोलते हैं I did her wrong। एक्ट 2 सीन 1 जो है ग्लॉस्टर के कैसल में ओपन होता है। वहां एडमंड और एक और कैरेक्टर क्यूरन आपस में डिस्कशन कर रहे हैं जिससे हमें पता चलता है कि रीगन और उसके हस्बैंड ड्यूक जो है कॉर्नवॉल के वो ग्लॉस्टर के कैसल में आने वाले हैं। और हम ये भी यहाँ से जान पाते हैं कि रीगन के हस्बैंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल और गॉनरिल के हस्बैंड एल्बनी के बीच में टसन चल रही है, लड़ाई चल रही है, मतलब मनमुटाव हो गया है। एडमंड बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग करता है कि जब कॉर्नवॉल अभी आएगा तो वो उसको कन्विंस करेगा और वो अपने प्लान में उसको शामिल करेगा ताकि सब मिलके एडगर को बदनाम कर सकें। और इधर हम ये भी देखते हैं कि एडमंड जो है एडगर से अपना कंसर्न दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि उसके उन लोग के पिता ग्लॉस्टर आने वाले हैं और दिखावे के लिए ही सही उनको फाइट करना पड़ेगा। और उसके बाद वो वहां से एडगर को भगा देता है। एडगर के जाने के बाद एडमंड खुद ही अपना हाथ काट लेता है और इतने में जब ग्लॉस्टर आता है तो एडमंड ये बताता है कि उसका भाई भाग गया है लेकिन एडमंड ने एडगर को रोकने की कोशिश की थी और इसी चक्कर में जो है एडगर ने उसको मार दिया, चोट चोट पहुंचाई। एडमंड बताता है कि एडगर और एडमंड के बीच में लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि एडगर अपने पिता को मारना चाहता है। ये सब कुछ सुनकर ग्लॉस्टर इस डिसीजन पे पहुंचता है कि वो एडगर को नहीं वरन एडमंड को अपना उत्तराधिकारी घोषित करेगा। और ग्लॉस्टर प्रॉमिस भी करता है कि वो एडगर को पकड़ के जस्टिस करेगा। इतने में ही रीगन और कॉर्नवॉल भी अंदर आते हैं और बिना कुछ सोचे समझे वो पूरी तरह से एडमंड का साथ देते हैं और एडगर को बदनाम करते हैं। रीगन इसके साथ ही एक और गेम खेलती है। वो बोलती है कि एडगर के कैरेक्टर में जो परिवर्तन आया वो इसलिए आया क्योंकि एडगर बहुत ज्यादा किंग लियर के नाइट्स के साथ घुलता मिलता है। कॉर्नवॉल एडमंड की बहुत तारीफ करता है और कहता है कि उसने बहुत अच्छे बेटे होने का उदाहरण रखा है और वो प्रॉमिस करता है कि एडगर को पनिशमेंट मिलेगी। एक्ट 2 सीन 2 ग्लॉस्टर कासल के बाहर होता है जहां केंट और ओसवाल दोनों ही लेटर डिलीवर करने के लिए आए हैं और ओसवाल और केंट के बीच झड़प हो जाती है, फाइट हो जाती है। जब ओसवाल जीत नहीं पाता है तो वो शोर मचाता है जिसको सुनकर महल के सारे लोग बाहर आ जाते हैं। और तब केंट जो है ओसवाल की कैरेक्टर पे प्रश्न चिन्ह लगाता है। वो बोलता है ये एक डिसऑनेस्ट इंसान है, बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, ये अच्छा इंसान नहीं है। ले और ओसवाल अपने डिफेंस में कहता है कि वो आराम से केंट को फाइट में हरा सकता था लेकिन उसने सिर्फ वो एजेड ज्यादा है बोलकर उस चीज का मान लिया है। कॉर्नवॉल जो है ओसवाल को ही डिफेंड करता है और
जो है केंट को जो है जेल करा देता है, बिहाइंड बार्स कर देता है। ग्लॉस्टर बीच बचाव करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर केंट को पनिशमेंट मिलनी है तो किसी और को नहीं, सिर्फ किंग लियर उसको पनिश करेंगे जब वो जान पाएंगे कि इसने क्या किया है। लेकिन कॉर्नवॉल कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो जिम्मेदारी लेता है, वो खुद इस चीज को देखेगा और जो है इसमें कोई भी कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं कि किंग लियर को एक्शन लेना पड़े। अगर कुछ होता है तो वो खुद संभाल लेगा। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह किंग लियर ने सब कुछ विभाजित तो कर दिया, लेकिन उनका पार धीरे धीरे खत्म हो चुका है। अब उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। पनिशमेंट की भी जहां तक बात थी तो वो हक उनको था, लेकिन अब वो हक उनको नहीं दिया जा रहा था। गॉन्ड्रिल ने भी अपने पैलेस में यही किया था, उनको इल ट्रीट किया था किंग लियर को, और ऐसा लग रहा था कि अब किंग लियर का राजपाट खत्म। अब गॉन्ड्रिल और रीगन अपने अपने तरीके से मनमानी करने लगे हैं। और अंत में सीन में हम देखते हैं कि जब ग्लॉस्टर चला जाता है, सब लोग चले जाते हैं, तो केंट जो है वो एक लेटर निकालता है जो कि कॉर्डेलिया से था, और उसको वो रीड आउट करता है, जिससे हम सबको पता चलता है कि कॉर्डेलिया ने प्रॉमिस किया है कि वो कुछ न कुछ करके हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। एक्ट टू सीन 3 में हम देखते हैं कि एडगर की स्थिति बहुत खराब है। वो उसको एक आउटलॉ, एक मुजरिम करार दिया गया है, और वो भाग रहा है। अब वो जंगलों में है, और जो है वो इसलिए अपने आप को अभी तक बचा सका है क्योंकि वो एक पेड़ के बड़े हॉलो में छुप गया था, इसलिए उसको पकड़ा नहीं गया है। अब ये प्लान बनाता है कि वो कैसे अपने आप को बचाएगा, तो वो सोचता है कि वो अपने ऊपर सारी मिट्टी वगैरह लगा के पोत लेगा, अपने फेस पर पोत लेगा, अपने बालों को तितर-बितर कर देगा, और इस तरह से वो एक सिर्फ एक कंबल लपेटे रहेगा, और इससे उन लोग पागल उसको समझेंगे, गरीब समझेंगे, और उसका अब ये जो वेशभूषा होगी इसका नाम अब वो पुअर टॉम के नाम से वो जाना जाएगा। एक्ट टू सीन 4 होता है ग्लॉस्टर के पैलेस के कैसल के बाहर। और यहाँ जब किंग लेयर को पता चलता है कि केंट को प्रिजन में रखा गया है, तो वो बहुत गुस्सा होते हैं, और वो रीगन और कॉर्नवॉल से मिलने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये दोनों ही हस्बैंड वाइफ मिलने से इनकार कर देते, कहते कि वो बहुत टायर्ड है जर्नी के बाद। बहुत ही गुस्सा होते हैं किंग लियर अपने सेवक अपने केंट को प्रिजन में पाकर। बाद में हम देखते हैं कि रीगन और उसके हस्बैंड आके केंट को रिलीव कर देते हैं। इधर किंग लियर जो है गॉन्ड्रिल की बदतमीजियों के बारे में जब बताते हैं और अपना दुख व्यक्त करते हैं, तो रीगन लियर की साइड होने के बजाय वो गॉन्ड्रिल के पक्ष लेती है, और अपने पिता से कहती है कि उनको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, और ये भी बताती है किंग लियर को कि उनको अपनी एज के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना चाहिए, अब उनको इतने सारे ढेर सारे नाइट्स वगैरह की जरूरत नहीं है। ये सब सुन के किंग लियर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और जो है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा। मैं चाहे खुले आसमान के नीचे रहूं, चाहे मैं फ्रांस में जाके कहीं पे अपने लिए जगह ढूंढूं, लेकिन मैं ऐसी जगह नहीं रुकूंगा जहां मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, एज अ किंग रिस्पेक्ट नहीं है, एज अ फादर रिस्पेक्ट नहीं है, और मेरे नाइट्स को जो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, तो मैं उस जगह पे बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। वो बोलते हैं शैल ब्रेक इनटू हिज हार्ट। वो ऐसा बोलते हैं कि मेरा दिल जो है बहुत सारे टुकड़ों में चाहे टूट जाए, लेकिन मैं तब भी नहीं रोऊंगा। एक बहुत बड़ा तूफान सा उठने वाला है, और इसी के बीच में हम देखते हैं कि किंग लियर अपने लॉयल डिवोटीज ग्लॉस्टर, केंट और उस फूल के साथ वहां से चले जाते हैं। एक्ट 3 सीन 1 एक जंगल का सीन है जहां बहुत तूफान आया हुआ है, और केंट एक जेंटलमैन से बात कर रहे हैं, जहां हमें पता चलता है कि किंग इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं, सिर्फ उनके साथ वो फूल है, तो किंग और फूल अकेले इस तूफान का सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ एल्बनी और कॉर्नवॉल यानी रीगन और कॉर्नल के हस्बैंड्स आपस में लड़ाई एनिमीज हो गए हैं और लड़ रहे हैं। और इधर कॉर्डिलिया के हस्बैंड जो किंग ऑफ फ्रांस है, इन्होंने अपनी आर्मीज भेजी हैं इंग्लैंड में, ताकि जो ये फूट पड़ी हुई है अल्बनी और कॉर्नवॉल के बीच, उसका फायदा उठा सके और सब चीज ठीक कर सके।
केंट जो है जो जेंटलमैन को है वो डोवर में भेजता है और कहता है कि जाके वो कॉर्डेलिया से मिले और उसको एक रिंग देते हैं ताकि कॉर्डेलिया उस रिंग को देखकर पहचान जाए कि ये मैसेज केंट से आया है। और और ये भी जाके बताए कॉर्डेलिया से कि किंग लियर को कितनी बेइज्जती, कितना इल ट्रीटमेंट सहना पड़ा है अपनी दोनों बड़ी बेटियों के हाथों। एक्ट 3 सीन 2 में हम देखते हैं कि किंग लियर और फूल जो है वो तूफान का सामना कर रहे हैं। ये तूफान जैसे किंग लियर के अंदर की तूफान को दर्शा रही है। जितना गुस्सा किंग लियर अपनी दोनों बेटियों पर बरसाना चाहते हैं, सब पे बरसाना चाहते हैं, जैसे वैसे ही वही गुस्सा जैसे उस तूफान में भी झलक रहा है। और जो फूल जो है उसको उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो जाके अपनी बेटियों से अपोलोजाइज कर लें ताकि वो अंदर जा सके, लेकिन किंग लियर झुकने से इनकार कर देते हैं। इतने में केंट उन लोग को ढूंढते ढूंढते वहां आता है और उनको लेकर एक छोटे से शेल्टर जगह, छोटी सी ड्राई हट सा देखकर वहां पे उनको ले जाता है। और इधर किंग लेयर इतना गुस्सा है, वो जैसे स्टॉर्म से कह रहे हैं, उस तूफान से कह रहे हैं कि वो जाके उनके सारे दुश्मनों को पनिश करे। ऐसा हम डायलॉग में देखते हैं, क्रैक नेचर्स मोल्ड्स, ऑल जर्मन्स spill at once, that make ingrateful man। केंट वहां से जाता है ग्लॉस्टर्स कासल में ताकि किंग लियर को वहां ले जा सके। और किंग लियर तो उस हट में जा ही चुके हैं। तो इधर हम देखते हैं एक खाली, जब ये फूल बचता है तो वो एक प्रोफेसी करता है, मैंने प्रेडिक्शन करता है कि आने वाले समय में इंग्लैंड में बहुत ही क्योटिक माहौल होने वाला है। एक्ट 3 सीन 3 में हम देखते हैं ये ग्लॉस्टर का कैसल है और ग्लॉस्टर बहुत परेशान है। वो एडमंड के साथ बातचीत करते हुए बताते हैं कि जब ग्लॉस्टर ने रीगन और कॉर्नवॉल को यहाँ से जाने को कहा ताकि वो किंग लियर को अपने घर ला सके, तो उनके घर को ही सीज कर लिया गया। अब ग्लॉस्टर का घर ग्लॉस्टर के लिए ही एक प्रिजन जैसा बन गया है। वहाँ वो किंग लियर को भी यहाँ पे नहीं ला सकते हैं। लेकिन साथ ही अनजाने में ही वो एडमंड के साथ शेयर करते हैं कि बहुत जल्द किंग लियर को हेल्प करने के लिए आर्मी आने वाली है और फोर्सेस आ चुकी हैं इंग्लैंड में। और उनको ये नहीं पता होता है कि एडमंड जो है उनको धोखा देंगे और उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। ये खबर पाकर एडमंड प्लान करता है कि वो जो हसरत रखता है, जो पावर, जो पोजीशन वो पाना चाहता है, वो ऐसा करेगा। ताकि जब तब करेगा जब वो कॉर्नवॉल को जाके सारी प्लानिंग बताएगा कि किस तरह किंग लियर की हेल्प करने के लिए फोर्सेस आ रहे हैं। और ये प्लान बता के वो उनकी गुड बुक्स में भी आ जाएगा और उसको पावर और पोजीशन भी मिल जाएगा। एक्ट 3 सीन 4 में हम देखते हैं कि केंट किंग लियर को एक हट में शरण लेने के लिए ले जाने की कोशिश करता है। किंग लियर अंदर नहीं जाना चाहते हैं, तो फूल जो है वो पहले अंदर जाता है और थोड़ी ही देर में वो दौड़ता हुआ वापस आता है और उसके पीछे पीछे आता है एक मैड मैन, जो बेगर के वेश में है, थोड़ा लुनाटिक नजर आता है, पागल नजर आता है। ये और कोई नहीं दोस्तों, ये वही कैरेक्टर है, दैट इज एडगर, जो कि अभी पुअर टॉम बना हुआ है, एक मैडमैन है। किंग लियर उस मैडमैन से यानी पुअर टॉम से बात करते हैं, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और किंग लियर अपने क्लोथ्स भी उसको देने की कोशिश करते हैं। और वो पुअर टॉम को यानी एडगर को बुलाते हैं फिलोसफर। इतनी देर में ग्लॉस्टर वहां आता है और कहता है कि उसने थोड़ी व्यवस्था की है किंग लियर के रहने की, शेल्टर यानी शरण, कोई एक जगह जहां उनको ठहरा सके, खाना पीना, इन सब चीज की व्यवस्था करिए। लेकिन किंग लियर ऐसी कोई भी सहायता लेने से मना कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं वो बेडलैम बेगर यानी कि पुअर टॉम से यानी एडगर से और ज्यादा बातें करना चाहते हैं। इधर हम देखते हैं कि ग्लॉस्टर और केंट भी आपस में बातें करते हैं और कहीं ना कहीं ग्लॉस्टर अपने और अपने बेटों के साथ अपनी रिलेशनशिप को भी एनालाइज करता है। और इधर किंग लियर
की अपनी रिलेशनशिप उनके बेटियों के साथ भी एनालाइज करता है, लेकिन ग्लॉस्टर कहता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही लेवल पे आके खड़े हो गए हैं और वो खुद भी अ, अपनी बेटों की चिंता में पागल हुआ जा रहा है। एक्ट 3 सीन 5 ओपन होता है ग्लॉस्टर के कैसल में, जहां हम एडमंड और कॉर्नवॉल को बात करते देखते हैं। कॉर्नवॉल ग्लॉस्टर से रिवेंज लेने की बात सोच रहा होता है और एडमंड को एक तरफ लगता है कि लोग उसे बहुत भला बुरा कहेंगे क्योंकि उसने अपने पिता का साथ छोड़ के कॉर्नवॉल का साथ दिया। फिर भी वो अपनी पावर और पोजीशन के लिए कॉर्नवॉल को वो लेटर्स देता है जिसमें सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ है प्लान का, और ग्लॉस्टर के खिलाफ एविडेंस भी है कि ग्लॉस्टर ने दुश्मनों की यानी किंग ऑफ फ्रांस की सहायता की है। और कॉर्नवॉल प्रॉमिस करता है एडमंड को कि वो जो है उसे अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर बनाएगा। एक्ट 3 सीन 6 ये भी उसी हट में हो रहा है जहाँ पे किंग लेयर ने शरण ली है। हम देखते हैं कि ग्लॉस्टर जो है वो खाने वगैरह की व्यवस्था करने के लिए किंग लेयर और फूल केंट एडगर इन सबको वहां पे छोड़कर चले जाते हैं खाने की व्यवस्था करने। और इधर एडगर भी क्योंकि वो मैडमैन का रोल प्ले कर रहा है तो वो अपना कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है और फूल भी कुछ ना कुछ कमेंट करता रहता है, कुछ क्वेश्चंस पूछता रहता है और किंग लेयर जो है उन क्वेश्चंस के जवाब देते हैं, लेकिन कभी कभी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और किंग लेयर ये सोचते हैं कि वो गॉनरेल और रीगन पे ट्रायल बिठाएंगे। ट्रायल मतलब जैसे कि अगर हम किसी गुनाह में होते हैं तो जिरा होती है, क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, उस तरह का ट्रायल बिठाएंगे और वो जानने की सच जानने की कोशिश करेंगे कि गॉनरेल और रीगन ने ऐसा एटीट्यूड क्यों रखा, क्यों उन्होंने किंगलेयर को इस तरह से ट्रीट किया, धोखा दिया। और वो किंगलेयर ये जानना इसलिए चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि कहीं उनकी कोई गलती तो नहीं थी जिसकी वजह से रीगन और गॉनरेल ने इस तरह का एटीट्यूड अपनाया। क्योंकि अगर सच्चाई जानेगी तभी वो सोचते हैं कि अगर सच्चाई उन्हें पता चलेगी तभी वो फिर से एक नॉर्मल सेन इंसान, बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन पाएंगे, वरना वो सोच सोच कर ही पागल हुए जा रही थी कि उनके साथ ये सब क्यों हुआ। और इधर जो है एडगर भी बहुत सिंपैथाइज करता है किंगलियर के साथ, इतना ज्यादा कि उसे लगता है कि किंगलियर की अवस्था देखो उसको लगता है कि कहीं वो इस तरह न टूट जाए कि सबको पता चल जाए कि वो मैडमैन नहीं, वो एडगर है। एक्ट 3 सीन 7 एक बहुत ही बार्बरिक, बहुत क्रूअल सीन है। सेटिंग है ये ग्लॉस्टर के कैसल की। कॉर्नवॉल जो है गॉन्ड्रिल को भेज रहा है ताकि वो एक लेटर ले जा पाए किंग ऑफ फैमिली के पास और उन्हें बता सके कि किंग ऑफ फ्रांस अटैक कर रहे हैं यहाँ पे। कॉर्नवॉल जो है ग्लॉस्टर को भी ढूंढने का आदेश देते हैं। एडमंड को आदेश दिया जाता है कि वो गॉन्ड्रिल के साथ जाए ताकि जब ग्लॉस्टर को पनिशमेंट दिया जाए तो वो वहां पे मौजूद ना हो। जो एडमंड ने कदम उठाया, एक तो उसने अपने पिता को धोखा दिया, फिर वो जानता था कि किस तरह का हार्श ट्रीटमेंट उसके पिता के साथ होगा, फिर भी एडमंड वहां से चला गया बिना कोई कोशिश की अपने पिता को बचाने की। ये दिखाता है कि वो कितना विकेट, कितना धूर्त व्यक्ति है, कैसा कैसा धूर्त बेटा है जिसे अपने पिता की कोई भी चिंता नहीं है। और एडमंड और गोनरेल जो है चले जाते हैं, उससे पहले ओसवेल आके ये खबर देता है कि ग्लॉस्टर ने जो है राजा किंग लियर को आगाह कर दिया है और उन्हें यहाँ से भगा दिया है, वो डोवर पहुंच गए हैं। मतलब डोवर नामक जगह पे छुपा के रखा है। और जैसे ही ग्लॉस्टर सीन पे आते हैं, उनको पकड़ के लाया जाता है तो कॉर्नवॉल ऑर्डर देते हैं और ग्लॉस्टर को एक चेयर पे बांध दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं टॉर्चर का सिलसिला शुरू होता है। कॉर्नवॉल जो है ग्लॉस्टर का पहले एक आंख निकाल लेते हैं। इस तरह के हरकत को देखते हुए वहां पे खड़े जो सर्वेंट्स थे, जो स्टीवर्ड्स थी, वो भी नहीं देख पाते और एक सर्वेंट प्रोटेस्ट करता है ऐसे टॉर्चर के लिए, ऐसे ट्रीटमेंट के लिए। तो रीगन एक स्वॉर्ड से उस स्टीवर्ड को मार डालती है। फिर कॉर्नवॉल जो है ग्लॉस्टर का दूसरी आंख भी निकाल लेता है
और जब ये ग्लॉस्टर जो है उस वक्त एडमंड के लिए चिल्लाता है, चीखता है, उसकी हेल्प मांगता है, तो रीगन बहुत ही मौखिक तरीके से बताती है कि एडमंड ही है जिसने उसके पिता को, जिसने ग्लॉस्टर को धोखा दिया है। और ग्लॉस्टर फाइनली उसको धीरे से समझ में आ जाता है कि एडमंड का रचाया हुआ सारा खेल क्या था, और एडगर बिल्कुल बेकसूर था, और ग्लॉस्टर ने एडगर को गलत समझा। और ग्लॉस्टर को रीगन और कॉर्नवॉल छोड़ देते हैं ताकि वो खुद ढूंढता ढूंढता डोवर तक पहुंच पाए। और झड़प में इस प्रक्रिया में सारे में कॉर्नवॉल को भी थोड़ी बहुत चोट लग जाती है, तो रीगन उसको हेल्प करने लगती है और ये लोग भी डोवर के लिए निकल जाते हैं। एक्ट 4 सीन 1 जो है जंगल का सीन है, जहाँ पे ग्लॉस्टर जा रहे हैं, वो अपनी आंखें खो चुके हैं, उनको हेल्प कर रहा है एक ओल्ड मैन, जो जबकि वो अपनी लाइफ की चिंता किए बगैर ही जो है वो ग्लॉस्टर की हेल्प कर रहा है। तो हम ये डायलॉग्स भी देखते हैं, यू कैन नॉट सी योर वे, ये ओल्ड मैन बोल रहा है। तो ग्लॉस्टर बोलता है, आई हैव नो वे एंड देयरफॉर वांट नो आईज, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता बचा ही नहीं, तो मुझे आंखों की क्या जरूरत। आई स्टम्बल्ड व्हेन आई सॉ, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि जब मेरी आंखें थी तो मैं देख ही नहीं पाया अपने बेटे की जाल को, जिस तरह उसने धोखा वो दे रहा था, वो चीज मैं आंख होते हुए भी नहीं देख पाया। तो अब मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन को जाने को कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी वजह से वो ओल्ड मैन किसी मुसीबत में पड़े। और तब वो एडगर की हेल्प लेता है, और एडगर की जब हेल्प लेता है, एडगर अभी याद रखिएगा कि वो डिस्गाइज में है, वो वेश बदल के है, तो इसलिए ग्लॉस्टर को लगता है कि वो टॉम की हेल्प ले रहा है, मैडमैन टॉम की हेल्प ले रहा है। और उसकी याद करते ही उसको लगता है कि उसको कुछ कपड़े देने की जरूरत है, तो वो जो ओल्ड मैन जो उसको पहले हेल्प करा था उससे कहता है कि जाके तुम कुछ कपड़े ले आओ टॉम के लिए। ग्लॉस्टर जो है एडगर यानी कि टॉम से कहता है कि वो उसे लीड करके ले जाए सबसे ऊंची पहाड़ी पर, ताकि वो वहां से कूद कर अपनी जान दे सके। एक्ट 4 सीन 2 होता है ड्यूक ऑफ एल्बनी यानी गॉन्ड्रिल के पैलेस में। और गॉन्ड्रिल और एडमंड रहते हैं वहां पे, तो ऑसवेल आके बताता है कि एल्बनी बिल्कुल बदल गया है। और वो बताता है कि एल्बनी बहुत खुश हुए थे ये जानकर कि किंग ऑफ फ्रांस ने धावा बोल दिया है, और इससे बहुत दुखी हो गए थे कि ग्लॉस्टर की जगह पे उसके छोटे बेटे एडमंड को लिया गया है उसकी जगह पे, जिसने खुद ही अपने पिता को धोखा दिया था। ऐसे धोखेबाज को ही एक अहम पोजीशन दिए गए, इससे एल्बनी दुखी थे। कॉर्नर डिसाइड करती है कि अब सारी चीजें उसी को अपने हाथों में लेनी होंगी, और वो एडमंड से कहती है कि वो कॉर्नवॉल लौट जाए, ताकि वो गॉन्ड्रिल खुद एल्बनी से डील कर पाए। और जब एडमंड चला जाता है, गॉन्ड्रिल एडमंड और अपने हस्बैंड एल्बनी को कंपेयर करती है, और एडमंड को ज्यादा अच्छा पाती है एल्बनी के कंपेयर में। एल्बनी को वो एक वीक, एक कमजोर इंसान बताती है। बाद में हम देखते हैं कि एल्बनी और गॉन्ड्रिल का आमना सामना होता है, और एल्बनी उसको कहता है कि यू आर नॉट वर्थ द डस्ट विच द रूड विंड ब्लोज इन योर फेस। एल्बनी अक्यूज करता है गॉन्ड्रिल को और रीगन को कि इन लोग बिल्कुल ही बहुत ही खराब डॉटर्स हैं, और एक ऐसी टाइग्रेस की तरह इन्होंने एक्ट किया है जो जिन्होंने अपने एक बूढ़े पिता को अपने अटैक किया है। इसी वक्त खबर आती है कि कॉर्नवॉल की डेथ हो गई है, क्योंकि आपको याद होगा हमने कहा था कि जब वो ग्लॉस्टर की आंखें निकाल रहा था, कुछ झड़प हुई थी जिसमें उसको चोट लग गई थी, और वो सर्वेंट ने भी अटैक किया था, तो उसको थोड़ी बहुत चोट लगी थी। तो अब हम जानते हैं कि उन चोटों की वजह से कॉर्नवॉल की डेथ हो गई है। और एल्बनी बहुत ही दुखी हो जाता है ये सब सुनकर, उसको बहुत दुख होता है कि ग्लॉस्टर के साथ ऐसा टॉर्चर, ऐसा टाइप का बार्बरिक एटीट्यूड रखा गया है। और वो कहता है कि कॉर्नवॉल की डेथ जो है, उसकी मृत्यु जो है एक जस्टिस है ऊपर वाले का,
जो भी उसने ग्लॉस्टर के साथ किया उसी का जस्टिस कॉर्नवॉल को मिला, उसी के बदले में उसकी डेथ हुई। और एल्विनी ये कसम खाता है कि वो एडमंड के खिलाफ रिवेंज लेगा, एडमंड से रिवेंज लेगा, क्योंकि उसने अपने पिता से धोखाधड़ी की और ग्लॉस्टर को कॉर्नवॉल के रहमो करम पे छोड़ के वो चला आया था। एल्विनी कहता है कि गॉडविल और रीगन दोनों ने ही ऐसे पाप किए हैं जिसका उन्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए ऊपर वाले से। और दूसरी तरफ वो ग्लॉस्टर की भी तारीफ करते हैं, जो किंग लेयर के लिए इतना डिवोटेड, इतना लॉयल था कि उसने अपनी आंखें तक गवा दी अपने राजा के लिए। एक्ट 4 सीन 3 में हम देखते हैं कि केंट, जो कि अभी डिस्गाइज में है केएस के, वो और एक जेंटलमैन आपस में बात कर रहे हैं। और उस कॉन्वर्सेशन से हमको पता चलता है कि जो किंग ऑफ फ्रांस आए थे लियर को बचाने के लिए, और मतलब जो कॉर्डेलिया के हस्बैंड थे उनको वापस जाना पड़ा है। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी आर्मी और मार्शल को इंचार्ज बना के छोड़ के वो वापस खुद गए हैं। और कॉर्डेलिया को भी केंट का लेटर मिल चुका है, और लेटर पढ़ के वो बहुत इमोशनल हो गई थी। और उसके बाद हम जानते हैं कि किंग लियर जो है कॉर्डेलिया से मिलना नहीं चाहते। क्यों नहीं मिलना चाहते? इसलिए नहीं कि वो अपनी बेटी से प्यार नहीं करते, वरन इसलिए क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास है कि उन्होंने कॉर्डेलिया को बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया था। और वो अपने हरकत से, अपनी जिस तरह उन्होंने कॉर्डेलिया को बेदखल कर दिया था, जिस तरह ट्रीट किया था, उससे वो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं, इसीलिए अपनी छोटी बेटी का सामना नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद जो है, जो जेंटलमैन है वो केंट को बताते हैं कि कॉर्नवॉल और एल्बनी की जो आर्मी है, फोर्सेस हैं, वो आ रही है, युद्ध के लिए तैयार है। और उसके बाद केंट जो है उस जेंटलमैन को किंग के पास, यानी किंग लियर के पास ले जाते हैं। एक्ट 4 सीन 4 भी फ्रेंच कैंप का ही सीन है, प्रीवियस सीन की तरह। यहाँ हम देखते हैं कि कॉर्डेलिया अब इंचार्ज है फ्रेंच आर्मी की। वो डॉक्टर से पूछती है कि उसके पिता की मानसिक स्थिति कैसी है, और जानती है कि उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। लेकिन कॉर्डेलिया ये जानना चाहती है कि उनके पिता की मानसिक स्थिति फिर से वापस बिल्कुल नॉर्मलाइज हो सकती है, कि वो सदा के लिए अपने पिता को इसी रूप में देखेंगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक मैसेंजर आता है, वो बताता है कि कॉर्नवॉल और अल्बनी की आर्मी काफी क्लोज आ चुकी है। और इसके साथ ही कॉर्डेलिया तैयारी करके फ्रेंच फोर्सेस के साथ जाती है युद्ध लड़ने के लिए, ताकि अपने पापा को, अपने पिता को डिफेंड कर सके, बचा सके। एक्ट 4 सीन 5 ग्लॉस्टर के कैसल का है, जहां ऑसवाल और रीगन आपस में बात कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि एल्बनी की आर्मी आ चुकी है, उनकी फोर्सेस आ चुकी हैं। और रीगन जो है उसको बहुत पछतावा है कि ग्लॉस्टर की आंखें निकालने के बाद उसको जिंदा उन लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि ऐसा करने से सब लोगों की सिंपैथी, सब लोगों का जो है, तो जैसे सिंपैथाइज कर रहे हैं सब लोग ग्लॉस्टर के साथ। और एडमंड का लेटर जो ये ओसवाल एडमंड के लिए लेटर जो ओसवाल लाया है, वो गॉर्नर से लाया है। और रीगन बहुत इंटरेस्ट लेती है कि वो उस लेटर में क्या लिखा है। और क्योंकि रीगन ये सोचती है कि अब जब उसके हस्बैंड नहीं है, तो एडमंड पर उसका हक होना चाहिए, बिकॉज शी इज अ विडो। अब वो खुद विधवा है, तो एडमंड के साथ उसके रिलेशनशिप होनी चाहिए। रीगन ओसवाल से ये भी कहती है कि एडमंड हो सकता है गया है अपने पिता की खोज में, ताकि वो उसको मार सके। फिर वो ओसवाल से कहती है कि अब वो जब एडमंड को में जा रहा है, तो अगर उसको रास्ते में ग्लॉस्टर मिलता है, तो वो खुद ग्लॉस्टर को मार दे। एक्ट 4 सीन 6 जो है डोवर के पास का सीन है। और यहाँ हम देखते हैं कि एडगर अपने पिता ग्लॉस्टर को एक जगह पे ले जाता है, और कहता है कि वो उसे, जैसा कि वो चाहते थे, वो एक पहाड़ी के पास ले आया है, और नीचे जो है समुद्र है, और यहाँ से वो कूद सकता है। तो उसके बाद ग्लॉस्टर एक प्रेयर करके वो वहां से कूदता है, लेकिन और बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है, तो एडगर उसको बताता है कि उसने पहाड़ी से तो छलांग लगाई थी, लेकिन ईश्वर ने उसे बचा लिया है। और ग्लॉस्टर जो है उस चीज को, उस एक्सप्लेनेशन को, जैसा एडगर बोलता है उसी रूप में मान लेता है। उसी वक्त किंग लियर आते हैं, और ग्लॉस्टर जो है किंग लियर की आवाज को पहचान लेता है।
इस सीन में यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे कैसे किंग लियर धीरे धीरे अपनी मानसिक संतुलन को खो चुके हैं और वो बैबल करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। और लेकिन जो है कि किंग लियर के डायलॉग से ऐसा लगता है जैसे वो जस्टिस चाहते हों, और धीरे धीरे उनके डायलॉग्स ऐसे बन जाते हैं कि उनकी शेयर मैडनेस को दिखलाता है। किंग लियर को ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने किस तरह से अपनी बेटियों की फ्लैटरी को, उनके मक्खन पॉलिश को ऐसे ही एक्सेप्ट किया था। देखिए इस डायलॉग में, दे फ्लैटर्ड मी लाइक अ डॉग एंड टोल्ड मी आई हैड द वाइट हेयर्स इन माय बेड, द ब्लैक वंस वर देयर। सो हम देखते हैं कि वो अपने पागलपन में भी सच्चाई के रूबरू ही हैं। और किंग लियर अपनी आंखें ऑफर करते हैं ग्लॉस्टर को कि वो अपनी आंखें भी ग्लॉस्टर को दे सकते हैं, ताकि वो ग्लॉस्टर जो है किंग लियर की ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति के ऊपर दो आंसू बहा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉर्डेलिया के सर्वेंट्स वहां आते हैं किंग लियर को ढूंढते हुए, लेकिन किंग लियर वहां से भाग जाते हैं। और उसके बाद ओसवाल का आना होता है, और ओसवाल आता है और ग्लॉस्टर को अपना प्राइस बताता है और वो ग्लॉस्टर को मारना की कोशिश करता है। लेकिन एडगर ओसवाल के साथ फाइट करता है, और इस फाइट में एडगर विजयी होता है और ओसवाल को मार डालता है। मरने से पहले जो है ओसवाल एडगर को कुछ लेटर्स देता है और कहता है कि ये वो एडमंड तक पहुंचा दे। लेटर्स पढ़ के एडगर को पता चलता है कि जो लेटर्स है उनमें से एक लेटर गॉन्ड्रिल ने एडमंड को लिखा है, जो कि एक लव लेटर है। एक्ट 4 सीन 7 ओपन होता है फ्रेंच कैंप में, जहां कॉर्डेलिया केंट को थैंक्स बोल रही है क्योंकि उन्होंने इतनी लॉयल्टी दिखाई किंग लियर की तरफ। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक सोते हुए किंग लियर को अंदर लाया जाता है टेंट में, और कॉर्डेलिया बहुत इमोशनल हो जाती हैं। जब किंग लियर होश में आते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या वो फ्रांस में है, तो उनको बताया जाता है कि नहीं, वो अपने ही राज्य में है। उसके बाद हम देखते हैं कि किंग लियर कॉर्डेलिया को रिकॉग्नाइज करते हैं। वो बोलते हैं इफ यू हैव पॉइजन फॉर मी आई विल ड्रिंक इट। उनको अब बहुत पछतावा हो रहा है। डॉक्टर्स को भी लगता है कि किंग लियर धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। उसके बाद किंग लियर कॉर्डेलिया डॉक्टर के जाने के बाद वहां से केंट और एक जेंटलमैन बात कर रहे होते हैं, और तब पता चलता है कि जो जेंटलमैन होते हैं वो केंट को बताते हैं कि कॉर्नवॉल की डेथ हो गई है, और अब उसकी आर्मी को जो है एडमंड लीड कर रहा है। और ये भी बताते हैं कि एडगर शायद जर्मनी में है। एक्ट 5 सीन 1 ब्रिटिश कैंप का है, जहां एडमंड और रीगन अपने फोर्सेस के साथ हैं। और हम देखते हैं रीगन एडमंड से उसकी फीलिंग्स जानने की कोशिश करती है कि एडमंड एक्चुअली गॉन्ड्रिल की तरफ कैसी फीलिंग्स रखता है, क्योंकि रीगन एडमंड को बहुत पसंद करती है और उसके अनुसार वो चाहे बैटल हार जाए, जंग हार जाए, लेकिन उसे एडमंड को नहीं हारना, क्योंकि एडमंड को वही डिजर्व करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्बनी जो है फ्रेंच इन्वेजन, फ्रेंच आर्मी के लिए बहुत कंसर्न है। और हम देखते हैं कि उसी वक्त एडगर आता है और जो है एल्बनी को वो लेटर देता है जो गॉन्ड्रिल ने एडमंड को लिखा था। गॉन्ड्रिल ने अपने लेटर में एडमंड को लिखा था कि वो उसके हस्बैंड एल्बनी को मार दे। ये लेटर एडगर जो है एल्बनी को देता है, उसके बाद वहां से चला जाता है। और एल्बनी जब वहां से चला जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि एडमंड के मंशूबे क्या है। वो अपने आप से बात करता है, उसकी सॉलिलोक्य में हमें पता चलता है किस तरह वो प्लान कर रहा है कि एल्बनी के पावर को यूज करते हुए वो किंग लेयर और कॉर्डेलिया को मारेगा। और वो ये भी एक्सप्रेस करता है कि किस तरह उसने दोनों बहनों को बेवकूफ बनाया है, किस तरह उसने दोनों बहनों की फीलिंग्स को एक्सप्लॉइट किया है अपने फायदे के लिए। एक्ट 5 सीन 2 में हम देखते हैं कि युद्ध का मैदान है और ब्रिटिश और फ्रेंच कैंप आमने सामने हैं। दोनों आर्मीज आमने सामने हैं, और फ्रेंच कैंप वो फ्रेंच आर्मी को लीड कर रहे हैं कॉर्डेलिया और लियर। और जो है युद्ध शुरू होने वाला है। एडगर जो है अपने पिता ग्लॉस्टर को एक सुरक्षित जगह पे छोड़ के जाता है एक पेड़ के नीचे, कि ताकि जब तक युद्ध चल रहा है वो सुरक्षित रहें। और थोड़ी देर बाद वो आता है और बताता है कि किंग लियर जो है और कॉर्डेलिया हार गए हैं युद्ध। और ग्लॉस्टर से ये बताता है कि अब उन लोग को यहाँ से जाना चाहिए। तो ग्लॉस्टर कहता है कि यही ये जगह ही बहुत अच्छी है किसी भी जगह से डेथ के लिए। लेकिन एडगर उसे कहता है कि नहीं, अभी थोड़ी देर और हम लोग को
रहना होगा। उधर किंग लियर और कॉर्डेलिया को कैदी बना लिया गया है। एक्ट 5 सीन 3 ब्रिटिश कैंप का सीन है, जहां हम देखते हैं कि लेयर और कॉर्डेलिया को प्रिजनर्स रखा गया है और एडमंड उनका जेलर है। दोनों को प्रिजन में भेज दिया जाता है और एडमंड एक नोट दे देता है ऑफिसर्स को और कहता है जैसा लिखा है वैसा ही करना। इसके बाद एल्बनी, गॉनरेल और रीगन आते हैं और एल्बनी डिमांड करता है कि जो दो प्रिजनर्स है ये यानी कि किंग लियर और कॉर्डेलिया को उसके हवाले कर दिया जाए। लेकिन एडमंड इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है और कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सोल्जर्स की लॉयल्टी से कई प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो एल्बनी लेकिन ऑर्डर करता है, कहता है कि एडमंड तो उसका जूनियर है, लेकिन इस बात से रीगन भी खफा हो जाती है, कहती है कि नहीं ये तो हम ही लोग का डिसीजन होगा क्योंकि हमारी आर्मी थी। इसके बाद एल्विन जो है रिक्वेस्ट करता है, अनाउंस करता है कि जो है एडमंड एक ट्रेटर है और फिर वो अनाउंस करता है कि कोई ऐसा बंदा जो एडमंड को गिल्टी प्रूफ करे उसके साथ फाइट करके। इसी सीन में फिर एडगर सामने आता है, वो अभी भी अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता है और एडमंड और एडगर के बीच फाइट होती है। इससे पहले एक डायलॉग में हम देखते हैं कि एडगर प्रूफ करता है, वो कहता है कि माई ब्लड इज एज गुड एज हिज, मतलब कि मेरा खून उसके खून के बराबर ही है क्योंकि उन लोग दोनों भाई होते हैं और पिता एक होते हैं। तो उसके बाद दोनों के युद्ध में जो है एडमंड घायल हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद जो है हमें पता चलता है कि गॉनरेल का जो है सच सामने आता है और एडमंड भी अपने सारे गुनाहों को कबूल करता है। गॉनरेल वहां से भाग जाती है और वहां से भाग तो जाती है और एडमंड भी अपने सारे गुनाह कबूल कर लेता है। एडगर फिर अपनी आइडेंटिटी बताता है और बताता है अपने भाई को कि किस तरह जब उसने अपनी आइडेंटिटी सच्चाई अपने पिता ग्लॉस्टर के सामने रखी कि वही उनका बेटा है, तो ग्लॉस्टर उस बात को सह ही नहीं पाया और उसने वहीं पे दम तोड़ दिया। एडमंड जो है ये भी बताता है कि केंट जो है डिस्गाइज में रहा है और भेष बदल के रहा है, लेकिन वो थ्रू आउट अपने राजा की मदद करता रहा है हर चीज में। तभी एक जेंटलमैन आता है और बोलता है कि गॉनड्रिल जो भाग गई थी उसने अपने आप को मार दिया है। लेकिन इधर रीगन की भी तबीयत खराब होती है तो हम जान पाते हैं कि गॉनड्रिल ने रीगन को पॉइजन दे दिया था और इसकी वजह से रीगन की भी डेथ हो जाती है। और जब एल्बनी को पता चलता है कि गॉनड्रिल का एक्चुअल प्लान लियर और कॉर्डेलिया को मर्डर करना है तो वो जल्दी से ऑर्डर देता है कि ऐसा ना करें, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। हम देखते हैं कि किंग लियर अपने हाथों में अपनी छोटी बेटी कॉर्डेलिया के डेड बॉडी को लेके सामने आते हैं और जो है वो अ, वहां पे एल्बनी तुरंत किंग लियर को पहचान लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में किंग लियर की भी डेथ हो जाती है। वो फिर रोते हैं और अपनी बेटी के पास ही दम तोड़ देते हैं, अपनी छोटी बेटी कॉर्डेलिया के पास दम तोड़ देते हैं। एल्बनी केंट और एडगर से कहते हैं क्योंकि अब कोई नहीं रहा तो इस राज पर राज करना चाहिए एल्बनी और केंट को ही। लेकिन केंट कहता है, वो इतना लॉयल रहता है कि वो कहता है कि वो खुद अपने मास्टर के पास चला जाएगा, यानी वो भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि उसे अपने मास्टर के पास जाना है, किंग लियर के पास जाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिर्फ वहां एडगर रह गया है जो कि उसे सारे दुखों का भी सामना करना है। अपने पिता को उसने खोया और इतने लोगों की डेथ हुई उसको भी उसने देखा और इसके साथ ही उसको सारा बर्डन अपने कंधों पर लेना पड़ेगा। इस तरह हम देखते हैं कि कैसे कोई भी अगर बटरिंग करके कुछ भी चीज हासिल करने की कोशिश करता है तो इंसान की परख इतनी होनी चाहिए कि हमें जानना चाहिए कौन इंसान सही है, सच में जो है वो हमें जो है प्यार करता है या हमारी तरफ लॉयल है, और कौन सिर्फ बातों का जाल बुनकर हमें कन्विंस करने की कोशिश करता है। ऐसी पारखी नजर की लेयर की नहीं थी, शायद इसीलिए वो बातों में आ गए और उनकी ये दुर्दशा हुई।